Hello everyone, welcome to ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपने टॉपिक वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने 22 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग लेक्चर नंबर 23 को डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग लेक्चर नंबर 22 तक कुछ स्पेशल वेल्डिंग के बारे में डिस्कस किया था। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग, इस तरीके की कुछ वेल्डिंग्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे गैस वेल्डिंग के बारे में, जो कि मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट वेल्डिंग टॉपिक होता है और ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे इससे बनते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे मैक्सिमम आर्क वेल्डिंग से बनते हैं, फिर क्वेश्चंस हमारे थर्मिट वेल्डिंग से बनते हैं और गैस वेल्डिंग से बनते हैं। तो ये सब हमारे वेल्डिंग टेक्नोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग अपना टॉपिक गैस वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए गैस वेल्डिंग में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी तक हम लोग जो सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहे थे वो या तो इलेक्ट्रिक पावर का यूज कर रहे थे, या फ्रैक्शन एनर्जी यूज कर रहे थे, या प्रेशर एनर्जी यूज करके हम मटेरियल को वेल्ड कर रहे थे। जब इन सब एनर्जी की अवेलेबिलिटी ना हो तो उस समय हम दो या दो से अधिक प्लेटों को आपस में वेल्ड करने के लिए परमानेंट वेल्डिंग का यूज करेंगे। तो एनर्जी सोर्स के रूप में गैस का यूज करेंगे, और वो भी कौन सी गैस का यूज करेंगे, एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं स्टूडेंट। इसीलिए इस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी का नाम होता है एसिटिलीन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। ऑक्सी इसीलिए बोला जाता है स्टूडेंट क्योंकि एसिटिलीन गैस हमारी बर्निंग गैस होती है और जो ऑक्सीजन हमारी होती है वो बर्निंग में हेल्प करती है। तो इस तरीके से इसको हम ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस गैस वेल्डिंग में क्या क्या टेक्नोलॉजी होती है और कैसे हम लोग इस वेल्डिंग को परफॉर्म करते हैं, और इस वेल्डिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, आर्क कैसी होती है, कितने टाइप की वेल्डिंग हमारी की just है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक होगा गैस वेल्डिंग। स्टूडेंट, ये हम लोग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की सीरीज लेक्चर नंबर 23 में आ गए हैं। देखिए, आपको हम एडवाइस करेंगे कि जब भी आप कोई लेक्चर देखिए, अगर जैसे गैस वेल्डिंग का आप लेक्चर देखेंगे तो आप लेक्चर नंबर 23 से स्टार्ट करिए, 23 से, और आगे गैस वेल्डिंग का पूरा आपको कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लेक्चर नंबर 22 देख रहे हैं, 21 देख रहे हैं, तो वो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट लेक्चर हैं। तो कोशिश करिए कि वेल्डिंग टेक्नोलॉजी का लेक्चर जहाँ से हमारा स्टार्ट हो वहाँ से उस पूरे लेक्चर को देखिए। इसी तरीके से हमने नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग के बारे में बताया है, तो वो जहाँ से हमारा स्टार्ट हो वहाँ से लेक्चर को देखिए। इसी तरीके से सिमिलर हम लोगों ने मेटल कटिंग को पढ़ाया हुआ था, मीन्स सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में, तो उस लेक्चर को भी आप वहाँ से देखिए। देखिए लेक्चर देखने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग कैसा करते हैं कि जैसे आपने वीडियो ओपन किया, आपने देखा अच्छा हाँ इसमें थोड़ा थोड़ा मज़ा आ रहा है, तो थोड़ी देर आपने देखा, फिर आपने देखा कि आगे कुछ बोरियत टाइप का कंटेंट मिलने लगा, तो आपने उस लेक्चर को स्किप करके आगे बढ़ गए। आप ये समझना नहीं चाहे कि वहाँ पे सर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे क्या क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है, हमारे लिए वहाँ से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरीके से आप क्या करिए कि किसी एक टॉपिक को जब आप स्टार्ट करिए तो इस टॉपिक के सारे कंटेंट को अच्छे से व्यू करिए, और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने हम लोग हाईलाइटेड पॉइंट बताते हैं उसको एक पेन पेज लेकर कम से कम एक जगह पे नोट कर लिया करिए। तो बिफोर एग्जामिनेशन जब आप जाते हैं तो एक शॉर्ट नोट्स बनी रहती है, उस शॉर्ट नोट से आप रिवीजन करके जाएंगे तो काफ़ी कुछ आपको वहाँ एग्जाम में हेल्प मिलता है। तो चलिए अपना हम स्टार्ट करते हैं गैस वेल्डिंग के बारे में। तो देखें, गैस वेल्डिंग का दूसरा नाम है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, इसका ऑक्सी एसिटिलीन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस वेल्डिंग में जो हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे, देखिए स्टूडेंट, सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पे हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी का उपयोग करते हैं किसके रूप में,
गैस के रूप में, और ये जो गैस हमारी यूज होती है ये दो फॉर्म में हमारी यूज होती है। पहली होती है ऑक्सीजन और दूसरी हमारी होती है एसिटिलीन। इस तरीके से हम O2 गैस और C2H2 गैस का उपयोग करते हैं। ये जो ऑक्सीजन गैस हमारी होती है ये हेल्प इन बर्निंग होती है, हेल्पिंग इन बर्निंग होती है, और ये जो हमारी होती है ये बर्निंग गैस होती है। ये होती है हाई फ्लेमेबल गैस। तो इस तरीके से इन दोनों का उपयोग करते हैं हम सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में, और उसके बाद हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक वर्कपीस को वेल्ड करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा एक सिंपल सा इसका हम लोग ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं, फिर आगे हम लोग इसके इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इसकी टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, देखिए जैसे हमारे पास एक वर्कपीस है इस तरीके का। अब इस पे हमने एक और वर्कपीस ले लिया। एक वर्कपीस हमारा इस तरीके से था, इस पे हमने एक और वर्कपीस ले लिया। इसकी भी कुछ थिकनेस हमारी हो गई। अब इन दोनों वर्कपीस को हमें क्या करना है, यहाँ से वेल्ड करना है। इन दोनों वर्कपीस को हमें वेल्ड करना है। इसकी थिकनेस हम सेम ले रहे हैं इस तरीके से। अब होगा क्या, देखिए आपको सपोज करिए कि ये हमारी सॉलिड प्लेट 1 है, सिमिलर इसी तरीके से ये हमारी दूसरी सॉलिड प्लेट है। अब इन दोनों प्लेटों को हमें परमानेंटली वेल्ड करना था। तो हम क्या करेंगे, अगर हम गैस वेल्डिंग का उपयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इसके ऊपर गैस का फ्लो कराएंगे। गैस का फ्लो कराएंगे मतलब गैस की आर्क का फ्लो कराएंगे या गैस की फ्लेम का फ्लो कराएंगे, ताकि ये वर्कपीस हमारे दोनों क्या हो जाएं, हीट हो जाएं और मेल्ट हो जाएं। फिर उसके बाद हम उसी समय यहाँ पर एक फिलर रॉड का भी उपयोग करेंगे, ताकि वो फिलर रॉड भी हमारा मेल्ट होकर इसके साथ वेल्ड हो जाए। चलिए यूज करते हैं। पहले हम यहाँ पे ये देखिए, एक हमने बना दिया फिलर रॉड, इस तरीके से ये हमने बना दिया एक फिलर रॉड। अब इस फिलर रॉड के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम इस तरीके से नोजल ले लें और इसको हम आगे की ओर बढ़ाएं, और उसके बाद इस तरीके का हम एक टॉर्च बना दें। इस तरीके का हम एक टॉर्च बना दें। अब इस टॉर्च को देखिए, जब आगे की ओर हम एक्सपेंड करेंगे ऐसा, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 हॉज पाइप आपको दिखाई देगा। हॉज पाइप का मतलब इस तरीके से आपको इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं कंबस्चन चैम्बर, सीसी बोलते हैं। चलिए वो भी आपको बता रहे हैं। देखिए, एक हॉज पाइप को हम लोग ऐसे कनेक्ट कर देंगे ऑक्सीजन के सिलेंडर से, इस तरीके से यहाँ से हम लोग ऐसे कनेक्ट कर देंगे ऑक्सीजन के सिलेंडर से। ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन सिलेंडर, है ना। और दूसरी हॉज पाइप को इस तरीके से हम लोग ऐसा कनेक्ट कर देंगे
एसिटिलीन सिलेंडर से। इस तरीके से हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे। एक को हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर से कनेक्ट कर देंगे और एक को हम लोग एसिटिलीन सिलेंडर से कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बीच में एक वाल्व लगा देंगे। इस तरीके से इसके बीच में हम लोग एक वाल्व लगा देंगे, रेगुलेटिंग वाल्व जिसे हम लोग कहते हैं, ताकि इसके प्रेशर को मेंटेन किया जा सके। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसमें हमने भर दिया है ऑक्सीजन सिलेंडर और इसमें हमने भर दिया है एसिटिलीन गैस। ये हमारा हो गया O2 सिलेंडर। अगर इसके कलर की बात करें तो ये ब्लैक कलर में होता है, और इसमें हमने भर दिया है C2H2 गैस, मीन्स एसिटिलीन गैस, है ना, एसिटिलीन सिलेंडर। और इसका कलर हमारा होता है मैरून कलर का होता है। इस तरीके से अब क्या होगा, जब हम यहाँ से दोनों का प्रेशर ओपन करेंगे, ये वाल्व हम ओपन करेंगे तो दोनों में से क्या होगी, गैस ऐसे आगे बढ़ेगी। देखिए इस तरीके से ये गैस हमारी आगे बढ़ेगी और यहाँ पे आएगी, ये भी गैस हमारी आगे बढ़ेगी, और दोनों गैस यहाँ पे आके क्या होंगी, प्रॉपर इस कंबस्टन चैम्बर में मिक्स होंगे। ये जो हमारा होगा इसी को हम लोग बोलते हैं कंबस्टन चैम्बर। ये कंबस्टन चैम्बर में आके प्रॉपर ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिक्सिंग होगा। अब ये अलग अलग रेशियो में मिक्सिंग होता है, कहीं पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं, कहीं पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम रखते हैं। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो फ्लेम बनेगी उस फ्लेम का टेम्परेचर डिसाइड होता है। तो वो हम बताएंगे टाइप्स ऑफ फ्लेम में, जब हमारी 3 तरीके की फ्लेम बनेगी, कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और न्यूट्रल फ्लेम, तो उसकी अलग डिस्कशन करेंगे। पहले यहाँ से देखिए इस तरीके से एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस आया, और यहाँ पर भी एक रेगुलेटिंग वाल्व लगाए होते हैं। देखें ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक इस तरीके से रेगुलेटिंग वाल्व हम लगा देते हैं, इसमें भी एक रेगुलेटिंग वाल्व लगा देते हैं। ये रेगुलेटिंग वाल्व क्या करते हैं, यहाँ सिलेंडर से तो आ गए हैं, फिर यहाँ इस पाइप से भी इनको हम रेगुलेट करने के लिए आगे की ओर कंट्रोल वाल्व लगा देते हैं। ये कुछ इस तरीके के होते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जब दोनों से गैस को आगे बढ़ाएंगे तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिक्सिंग होगा। मिक्सिंग होने के बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं ब्रास ट्यूब। ये हमारा होता है ब्रास ट्यूब और ये होता है नोजल, इसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्च। ये हमारा होता है ब्रास टॉर्च और इसे हम लोग बोलते हैं नोजल। अब ये क्या होगा, यहाँ से गैस आगे पास करके आएगी और इस नोजल से जब गुजरेगी तो यहाँ पे हम उसको हल्का सा स्पार्किंग देंगे, है ना, चाहे वो हम लाइटर से दें, चाहे वो हम मैच से दें, मैच मतलब माचिस से दें, तो किसी भी चीज़ से हम स्पार्किंग देंगे तो यहाँ पे ये बर्न होगा और बर्न होकर एक यहाँ पर क्या क्रिएट करेगा, फ्लेम क्रिएट करेगा। इस तरीके से यहाँ पर एक ऐसा फ्लेम क्रिएट करेगा, इस तरीके का एक फ्लेम क्रिएट करेगा। इस फ्लेम का कांटेक्ट जब इस वर्कपीस पे आएगा तो ये वर्कपीस भी मेल्ट होगा और ये फिलर रॉड भी मेल्ट होगा। इसे हम लोग बोलते हैं फिलर रॉड। ये फिलर रॉड हमारा कैसा होता है, जिस मटेरियल की वेल्डिंग करनी होती है बेस मेटल की तरह होता है, इसे हम लोग कहते हैं बेस मेटल। तो इस तरीके से ये हमारी पूरी कंप्लीट ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग तैयार होती है। इसमें हम लोग इतने सारे इक्विपमेंट का उपयोग करके इस तरीके से वेल्डिंग, अब ये जो वेल्डिंग टॉर्च होती है, या तो इसको हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ाएंगे या इसको हम इस डायरेक्शन में। अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इसको इस डायरेक्शन में ऐसे वेल्डिंग करते चले जाएंगे और ये फिलर रॉड को भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ाते चले जाएंगे।
और या तो अगर इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इस डायरेक्शन में आगे लेके चले जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें भी जो वेल्डिंग टेक्नोलॉजी होती है या तो लेफ़्ट से राइट साइड जाते हैं या राइट से लेफ़्ट साइड जाते हैं, उसी को हम लोग फोर हैंड वेल्डिंग या बैक हैंड वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इस गैस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में कौन कौन से इक्विपमेंट हमारे यूज किए जाते हैं। तो पहले हमारा हेडिंग होगा इक्विपमेंट इन गैस वेल्डिंग। इक्विपमेंट इन गैस वेल्डिंग। इस तरीके से ये हमारा गैस वेल्डिंग में कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाएगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें इक्विपमेंट के रूप में हम किसका यूज करते हैं, एक ब्रास की टॉर्च का यूज करते हैं, है ना। ये हमारा होती है टॉर्च। तो पहले पॉइंट पे अगर हम बात करें, पॉइंट नंबर 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्च, है ना। और किस मेटल का बना होगा, ब्रास का। दूसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जो कंबस्टन चैम्बर हमारा हो रहा है, कंबस्टन चैम्बर में इसी को हम लोग बोलते हैं वेल्डिंग गन। कंबस्टन चैम्बर को हम लोग बोलते हैं वेल्डिंग गन। तो यहाँ पे हमारी होती है वेल्डिंग गन। उसके बाद यहाँ से एक पाइप ये जा रही है और एक पाइप ये जा रही है। इन दोनों पाइप को हम लोग बोलते हैं हॉज पाइप। सेकेंड पॉइंट हम लोग ले लें, हॉज पाइप। सेकेंड पॉइंट हो गया हॉज पाइप। थर्ड पॉइंट की हम लोग बात करते हैं तो एक हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर होता है और एक हमारे पास एसिटिलीन सिलेंडर होता है ना। ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, और नेक्स्ट हमारे पास होता है एसिटिलीन सिलेंडर। एसिटिलीन सिलेंडर। इस तरीके से इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो होता है इसे हम बोलते हैं फिलर रॉड या फिलर मटेरियल। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है फिलर रॉड या फिलर रॉड या हम कह सकते हैं फिलर मटेरियल। फिलर मटेरियल, और वो किस मटेरियल का होता है, जैसा हमारा बेस मेटल होता है, एज ए बेस मेटल। तो इस तरीके से ये हमारा होता है। अब बेस मेटल के अलावा हम कुछ अलग मेटल के भी यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे जॉइंट के स्ट्रेंथ पे। अगर इस बीड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है तो कुछ और हाईली स्ट्रेंथ वाले हम फिलर रॉड का उपयोग कर लेंगे। बट सिंपल अगर वेल्डिंग करनी है तो हम कैसा यूज करेंगे, जैसा हमारा बेस मेटल होगा उसी तरीके का हम इसको यूज करेंगे। चलिए अब ये हमारा हो गया, इतने इक्विपमेंट की हम रिक्वायर्ड हमारी होती है वेल्डिंग करने के लिए। अब इन इक्विपमेंट के थ्रू जो हम वेल्डिंग करते हैं तो उस वेल्डिंग टेक्निक के बारे में पहले जानते हैं कि कौन सी वेल्डिंग टेक्निक हमारी गैस वेल्डिंग में होती है। जैसे हम लोग आर्क वेल्डिंग में पढ़ते थे, तो उसी तरीके से गैस वेल्डिंग में भी हम लोग पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट शुरू होता है वेल्डिंग टेक्नोलॉजी। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग टेक्नोलॉजी।
टाइप्स ऑफ वेल्डिंग टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होगा, कितने तरीके की वेल्डिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग करते हैं। तो हम लोग देखिए, जैसे हॉरिजेंटल अगर ये प्लेट रखी है ना, तो उसे हम लोग बोलेंगे, देखें हम लोग कितने तरीके की वेल्डिंग यूज करते हैं। जैसे हॉरिजेंटल वेल्डिंग, पॉइंट बाय पॉइंट, इसमें देखिएगा पॉइंट 1, हॉरिजेंटल वेल्डिंग, पॉइंट 2 वर्टिकल वेल्डिंग, पॉइंट 3 ओवरहेड वेल्डिंग, और पॉइंट 4। अब देखिए ओवरहेड वेल्डिंग के बाद हम इस तरीके से हॉरिजेंटल के बाद एक बेस प्लेन पैरेलल वेल्डिंग करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोरहेड वेल्डिंग एंड बैक हेड वेल्डिंग। फोरहेड वेल्डिंग एंड बैक हेड वेल्डिंग। तो ये हमारी इतनी वेल्डिंग टेक्नोलॉजी होती है, इतने टाइप की वेल्डिंग टेक्निक पे हम लोग वेल्डिंग करते हैं। इसे नोट करिए। देखिए इतना हमारा वेल्डिंग टेक्नोलॉजी या वेल्डिंग टेक्निक होगा। अब हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि ये जो हमने लिखा हॉरिजेंटल वेल्डिंग ये क्या है, वर्टिकल वेल्डिंग ये क्या है, ओवरहेड वेल्डिंग ये क्या है, फिर फोरहेड एंड बैक हेड वेल्डिंग। फोरहेड और बैक हेड या फोर हैंड भी इसको हम लोग बोलते हैं, हेड की जगह हैंड भी बोलते हैं, दोनों यूज करते हैं। तो चाहे आप हैंड लिखिए चाहे आप हेड लिखिए, फोर हैंड एंड बैक हैंड वेल्डिंग। तो देखिए हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है, जब वर्कपीस हमारा कैसा रखा हो, सपोज करिए कि वर्कपीस हमारा ऐसा रखा हो, इस तरीके से दो वर्कपीस रखे हों और इसकी वेल्डिंग हमें ऐसे करनी है, तो ऐसी वेल्डिंग को हम हॉरिजेंटल वेल्डिंग बोलते हैं। वर्टिकल वेल्डिंग हमारा क्या होता है, जब ये प्लेट हमारी कुछ इस तरीके से रखी हो और हमें इस डायरेक्शन में वेल्डिंग करनी हो, तो ऐसी वेल्डिंग को हम वर्टिकल वेल्डिंग कहते हैं। ओवरहेड वेल्डिंग का मतलब क्या होता है, जब ये प्लेट हमारी कुछ इस तरीके से हो तो यहाँ पे हमें वेल्डिंग करनी हो, मतलब सर के ऊपर अगर हमें वेल्डिंग करनी होती है तो ऐसी वेल्डिंग को हम ओवरहेड वेल्डिंग कहते हैं। अब आइए फोर हैंड और बैक हैंड वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि गैस वेल्डिंग में इससे क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे फोर हेड एंड बैक हैंड वेल्डिंग टेक्नोलॉजी। तो देखें दो कॉलम हम लोग बना लेते हैं, एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं फोर हैंड और दूसरी तरफ हम लोग लिख लेते हैं बैक हैंड। अब इन दोनों पे हम लोग कंपैरिजन करके स्टडी कर लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए फोर हैंड का मतलब जब हम वेल्डिंग टॉर्च को, देखिए सपोज करिए जो हमारा वेल्डिंग टॉर्च है, इस वेल्डिंग टॉर्च को राइट से, देखिए राइट मतलब हमारा यहाँ पे है, राइट इधर है, राइट से लेफ्ट की तरफ आगे की ओर वेल्डिंग करते बढ़ेंगे। मतलब वेल्डिंग टॉर्च हमारी यहाँ पे रहे, राइट पोजीशन पे हो और हम वेल्डिंग लेफ्ट डायरेक्शन में करते हुए आगे बढ़ें, तो ऐसी वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को हम फोर हैंड वेल्डिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। दूसरी बात आप समझिए, अगर वेल्डिंग टॉर्च यहाँ से स्टार्ट हो और हम क्या करें, लेफ्ट डायरेक्शन से स्टार्ट हो और इस राइट हैंड की तरफ आगे की ओर बढ़े, तो ऐसी वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को हम बैक हैंड वेल्डिंग कहते हैं। तो आई थिंक यहाँ से पहले वन बाय वन पार्ट हमारा क्लियर होता है। तो पहले हम लोग पॉइंट वाइज इसको नोट करते हैं।
देखिए जो वेल्डिंग डायरेक्शन है, फोर हैंड में हम लोग क्या करेंगे, वेल्डिंग डायरेक्शन हमारा क्या होगा, राइट से लेफ्ट की ओर होगा, राइट टू लेफ्ट हैंड होगा। और बैक हैंड वेल्डिंग में हमारा क्या होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। वेल्डिंग डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट हैंड होगा। अब दूसरी बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेल्डिंग टॉर्च कुछ डिग्री पर झुका हुआ है। अगर यहाँ से हम देखें तो देखिए वेल्डिंग टॉर्च θ1 डिग्री पे एंगल बना रहा है, और यहाँ से देखें ये जो हम फिलर रॉड की बात कर रहे हैं ये भी कुछ θ2 डिग्री पर एंगल बना रहा है। तो दोनों में अब देखिए अगर हम फोर हैंड वेल्डिंग करेंगे तो θ1 और θ2 का मान कितना होगा, और बैक हैंड वेल्डिंग करेंगे तो इसका मान कितना होगा। तो देखिए फोर हैंड वेल्डिंग में जो वेल्डिंग टॉर्च का वैल्यू होता है वो 60 से 70 डिग्री रखा जाता है, 60 से 70 डिग्री रखा जाता है। फोर हैंड वेल्डिंग में देखिएगा टॉर्च एंगल इस तरीके से देखिएगा, यानी कि θ1 = 60 से 70 डिग्री रखा जाता है। और बैक हैंड एंगल में फोर हैंड एंगल में ये हमारा हो गया फिलर रॉड एंगल, मतलब किसका बात कर रहा है, θ2। अगर हमने इसको θ2 लिया है तो ये हमारा होता है 30 से 40 डिग्री होता है। फिर से समझिएगा कि ये जो हमारा ये टॉर्च दिखाई दे रहा है, इस टॉर्च को हम चाहते तो ऐसे परपेंडिकुलर भी ले सकते थे। सपोज करिए ये वेल्डिंग टॉर्च है, अब ये परपेंडिकुलर है, इसको हमने ऐसे कर लिया, अब इसको हम इस डायरेक्शन में ले जाएं या इस डायरेक्शन में ले जाएं, तो जो प्लेन पैरेलल से ये एंगल बना रहा है, इस बेस प्लेन पैरेलल से जो टॉर्च का एंगल बनता है उसे हम लोग टॉर्च एंगल बोलते हैं। और इसी तरह बेस प्लेन से जो फिलर रॉड का एंगल होता है उसे हम लोग फिलर रॉड एंगल कहते हैं। तो फोर हैंड वेल्डिंग में θ1 60 से 70 और फोर हैंड वेल्डिंग में θ2 30 से 40 डिग्री होता है। उल्टा हो गया, इसे यहाँ पे लिखना चाहिए। एंड फिलर रॉड एंगल, फिलर रॉड एंगल θ2 30 से 40 डिग्री। सिमिलर अगर हम बात करें बैक हैंड वेल्डिंग में तो देखिएगा टॉर्च एंगल, अब हम टॉर्च एंगल की बात करेंगे तो ये जो हमारा θ1 इसके लिए होगा ये होता है 40 से 50 डिग्री, 40 to 50 डिग्री होता है। और फिलर रॉड एंगल भी सेम होता है, फिलर रॉड एंगल यानी θ2 भी हमारा कितना होता है 40 से 50 डिग्री होता है। बैक हैंड एंगल में दोनों का मान, टॉर्च का और फिलर रॉड का मान 40 से 50 डिग्री होता है। फोर हैंड में θ1 का मान 60 से 70, θ2 का मान 30 से 40 डिग्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर हम फोर हैंड वेल्डिंग की बात करें तो देखिए जब सपोज करिए कि ये वेल्डिंग देखिए इधर से इस डायरेक्शन में जाएगी, है ना, मतलब आप ऐसे देखिएगा फोर हैंड वेल्डिंग में अगर ये राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगी तो मान लीजिए कि ये टॉर्च यहाँ पे होगा, ऐसे देखिए इस तरीके से जा रहा है तो ये क्या है, वेल्डिंग कंप्लीट होती हुई जा रही है। सपोज करिए यहाँ तक पहुँच चुका, अभी इतना बाकी है,
तो ये जो टॉर्च का प्रेशर होगा, देखिए इस तरीके से एंगल होने की वजह से ये जो टॉर्च यानी कि जो फ्लेम का प्रेशर और जो फ्लेम की हीट होगी, ये किस पे, बीड पे ना पड़ के ये वर्कपीस पर पड़ेगी, वर्कपीस को मेल्ट करेगी। इसका मतलब फोर हैंड वेल्डिंग में जो हमारी फ्लेम होगी वो किसको, बिना जुड़े हुए वर्कपीस को पहले क्या करेगी, ज़्यादा हीट देगी, उसे मेल्ट करेगी। उसी को हम लोग प्री हीटिंग ऑफ वर्कपीस कहते हैं। और अगर ये इस डायरेक्शन में आने लगे तो उस समय हमारा क्या होगा, देखिए जब इस डायरेक्शन में आने लगे तो हमारा किसको, इसको मेल्ट करते हुए आगे बढ़ेगी। चलिए दोनों केस में हम लोग देख लेते हैं, फोर हैंड वेल्डिंग और बैक हैंड वेल्डिंग में। देखिए इन फोर हैंड वेल्डिंग इसको समझने के लिए हम लोग चाहे तो फिर से एक नया डायग्राम भी बना सकते हैं। देखिए जैसे सपोज करिए कि ये हमारे पास इस तरीके का वर्कपीस हो, ये हमारे पास दूसरा वर्कपीस हो। अब अगर देखें टॉर्च, सपोज करिए कि इस तरीके से ये हमारे पास नोजल हो, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ऐसा हो। अब ये आगे का फिनोमिना सेम इट इज हो जाए, इस तरीके का हो जाए। चलिए इस तरीके का हो जाए तो उसके बाद अगर देखिए हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में वेल्डिंग करेंगे। किस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में वेल्डिंग करेंगे। तो यहाँ से बीड ऐसे बनती जाएगी, बीड बनती जाएगी और ये जो ऐसे फ्लेम होगी, ये जो फ्लेम होगी, देखिए किस पे फ्लेम पड़ रही है, ये फ्लेम हमारी इस बीड पर पड़ रही है ना। तो इस तरह क्या होगी, जब हम किधर की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे तो इसी को हम लोग बैक हैंड वेल्डिंग बोलते हैं। बैक हैंड वेल्डिंग में जो हमारी टॉर्च होगी, इस टॉर्च का जो फ्लेम होगा वो इस वेल्ड बीड पर पड़ेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं वेल्ड बीड। और अगर यही वेल्डिंग इस डायरेक्शन में हम लोग शुरू कर दें तो इसको हटा दीजिए बीड को, और अब क्या होगा, इस तरीके से बनना शुरू हो जाएगा बीड। देखिए यहाँ तक बीड बन चुका है। अब क्या होगा, ये जो हमारा टॉर्च है, देखिए ये जो हमारा टॉर्च है ये किसको, इस अनमेल्टेड वर्कपीस को ज़्यादा हीट देगा, बीड को नहीं, क्योंकि प्रेशर इधर की ओर बढ़ रहा है। अनमेल्टेड जब हम इधर की ओर बढ़ रहे हैं तो बीड ऐसे बनती जा रही है। तो इसीलिए राइट से लेफ्ट की ओर जब हम जाते हैं तो उसे फोर हैंड वेल्डिंग बोलते हैं। और फोर हैंड वेल्डिंग में जो हमारी फ्लेम होती है वो किसको, वर्कपीस को प्री हीट करती है, वर्कपीस को प्री हीट करती है। और बैक हैंड वेल्डिंग में बीड को हीट देती है। तो अगर बैक हैंड वेल्डिंग की बात करें तो ऐसे देखिए, जब इस डायरेक्शन में जाए तो मतलब बीड हमारी ऐसे बनेगी और ये टॉर्च बीड को गर्म करेगी, बीड को हीट देगी। तो बीड जब हीट होगा तो उसी को हम एनीलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो बीड जल्दी नहीं कूल होगा, इस हीट की वजह से भी कुछ देर तक गर्म रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे कूल होगा। तो उसी प्रोसेस को हम लोग एनीलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इसका मतलब बैक हैंड वेल्डिंग में बीड पर एनीलिंग होगा, एनीलिंग होगा तो बीड की स्ट्रेंथ हमारी क्या होगी, हाई होगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इसकी हाई होंगे। और इस तरह जब फोर हैंड की बात करेंगे तो वर्कपीस मेल्ट होगा, प्री हीट होकर वर्कपीस मेल्ट होगा, तो मतलब वेल्डिंग स्पीड भी ज़्यादा हमारी होगी, तो हम तेज़ी से वेल्डिंग कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस हमारे होते हैं फोर हैंड और बैक हैंड वेल्डिंग में। अब हम लोग इसको पॉइंट वाइज नोट करते हैं। देखिए पहले हम लोग फोर हैंड वेल्डिंग की बात करेंगे। तो जब फोर हैंड वेल्डिंग में हम करते हैं तो राइट से, देखिए राइट से लेफ्ट जाएगा, मतलब ये टॉर्च हमारा अनमेल्टेड वर्कपीस को मेल्ट करेगा, है ना। इसको हम लिख सकते हैं फ्लेम, फ्लेम ऐसे, फ्लेम मेल्ट और प्री हीट
द वर्कपीस। इस तरीके से फ्लेम हमारी क्या होती है, वर्कपीस को प्री हीट या मेल्ट करती है। सो वेल्डिंग स्पीड हमारी क्या हो जाती है, देखिए जब वर्कपीस भी तेजी से मेल्ट होगा और उसके बाद फिलर रॉड तो हमारा मेल्ट हो ही रहा है, तो वेल्डिंग स्पीड हमारी बढ़ जाती है। सो वेल्डिंग स्पीड इंक्रीज। अब हम बात करेंगे बैक हैंड, मतलब किधर की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो बीड इधर की ओर बनना शुरू हो जाएगी, तो ये टॉर्च सीधे बीड पर फोकस्ड कर देगी। तो इस तरीके से क्या होगा, ये बीड हमारा हीटअप होता रहेगा और हीट होकर कूल होगा। इसी को हम लोग एनीलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो हमारा बैक हैंड में क्या होगा, फ्लेम हीट द weld bead, so bead are providing as a annealing, so bead are behave या providing as a annealing process। एनीलिंग प्रोसेस, तो जिस वजह से बीड की स्ट्रेंथ हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो हमारी क्या होगी, इसमें किसमें, फोर हैंड वेल्डिंग में हमारी लो स्ट्रेंथ बीड मिलेगी, लो स्ट्रेंथ बीड, वेल्ड बीड। और इसके रिस्पेक्ट में ये हमारी क्या होगी, हाई स्ट्रेंथ वेल्ड बीड हमारी मिलेगी। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद वेल्ड बीड के बाद अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की भी बात करेंगे तो इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखें, जब फोर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में समझिएगा, अगर वर्कपीस को हम प्री हीट करेंगे, तो वर्कपीस में जितने भी इंटरनल स्ट्रेसेस होंगे वो पहले ही प्री हीट होकर रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद जब जॉइंट बनेगा तो उस समय क्या होगा, वर्कपीस की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी मिलेगी। और अगर हम बात करेंगे वर्कपीस को प्री हीट नहीं करेंगे तो उसमें वर्कपीस की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, वीकर होगी। तो हम इस तरह से इसको भी नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेते हैं। देखिए प्री हीटिंग हमारी किस में होगी, जब लेफ्ट से राइट में, जब राइट से लेफ्ट जाएंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे मतलब फोर हैंड वेल्डिंग। ड्यू टू प्री हीटिंग ऑफ वर्कपीस internal stresses are reduced from workpiece, internal stresses are reduced from workpiece, वर्कपीस से हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। और बैक हैंड में क्या होगा, बीड ही हीट होती चली जाएगी तो वर्कपीस को हीट होने का चांस कम मिलेगा, जिससे वर्कपीस में इंटरनल स्ट्रेसेस क्या रहेंगे, बने रहेंगे, है ना। ड्यू टू हीटिंग ऑफ वेल्ड बीड, जब बीड हमारा हीट होगा तो वर्कपीस के इंटरनल स्ट्रेसेस रिमूव नहीं हो पाएंगे। सो डोंट रिमूव इंटरनल स्ट्रेसेस फ्रॉम
वर्कपीस। तो इस तरीके से वर्कपीस से इंटरनल स्ट्रेसेस हमारे रिमूव नहीं हो पाएंगे। अब देखिए, जब हम फोर हैंड वेल्डिंग की बात करते हैं, फोर हैंड वेल्डिंग की बात करते हैं तो मतलब राइट से लेफ्ट जाएंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे तो हमारा वर्कपीस क्या होगा, मैक्सिमम मेल्ट होगा। इस किसकी वजह से, आर्क की वजह से। तो यहाँ पर क्या होगा, एसिटिलीन की रिक्वायरमेंट कम होती है, लगभग 20 से 25%। ये डेटा याद रखिएगा कि फोर हैंड वेल्डिंग में अमाउंट ऑफ एसिटिलीन आर रिक्वायर्ड लेस देन 25%। ये थोड़ा सा डेटा याद रखिएगा। इन फोर हैंड वेल्डिंग amount of acetylene are required less than 20 to 25%, मतलब 20 से 25% एसिटिलीन हमारी कम रिक्वायर्ड होती हैं। उसके बाद बैक हैंड वेल्डिंग में देखिए, अमाउंट ऑफ एसिटिलीन मोर रिक्वायर्ड। इस तरीके से इतना नोट पॉइंट लिखिए, फिर इसको हम लोग मिटा के और कुछ इसके कंपैरेटिव पॉइंट्स नोट करते हैं। तो फटाक से इसको नोट करिए। चलिए, अब अगर हम बात करेंगे फोर हैंड वेल्डिंग किसके लिए यूज करेंगे, हॉरिजेंटल के लिए यूज करेंगे, वर्टिकल के लिए यूज करेंगे या ओवरहेड के लिए यूज करेंगे। तो देखिए, फोर हैंड वेल्डिंग का उपयोग हम समझिए, इसमें क्या होगा कि हमारा बीड हीट अप होता चला जाएगा। तो देखिए, अभी आप खुद आंसर देंगे, इसको हम लोग मिटाकर आगे एक डायग्राम बना देंगे तो आपको खुद लगेगा कि फोर हैंड वेल्डिंग हम किसके लिए उपयोग कर सकते हैं, ज़्यादा सुटेबल किसके लिए होगा। चलिए, ऐसे देखिए, अगर सपोज करिए कि एक वर्कपीस ऐसा हो और दूसरा वर्कपीस ऐसा हो, तो जब यहाँ से वेल्डिंग करेंगे तो इसको हम वर्टिकल वेल्डिंग इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में करेंगे तो वर्टिकल वेल्डिंग बोलते हैं। और आपको भी पता है कि वर्टिकल वेल्डिंग टॉप से कभी शुरुआत नहीं होती है, क्योंकि टॉप से करेंगे तो मोल्टन मेटल पिघल कर नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल कंडीशन में वेल्डिंग को बॉटम से स्टार्ट करते हैं। अब जब बॉटम से स्टार्ट करेंगे तो हमें इसकी स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए इसको प्री हीट देते रहना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, ऐसे देखिए, जब हम राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं तो हमारा क्या होता है, अनमेल्टेड वर्कपीस हमारा मेल्ट होता है। तो इस तरीके से इस वर्कपीस को जब हीट करना होगा और इस बीड को सेफ्टी देना होगा। तो यहाँ जब डाउन टू अप हम जाएंगे तो ये बीड आसानी से, देखिए इस पर क्या, ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स ये आसानी से फिटेड होता चला जाएगा और धीरे धीरे कूल होगा। लेकिन इस वर्कपीस को मेल्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्क को प्रोड्यूस कराएंगे, जो हम फ्लेम होगी उसको ऐसा प्रोड्यूस कराएंगे कि ये हमारा वर्कपीस क्या हो, मेल्ट हो जाए, प्री हीट हो जाए। तो इसीलिए फोर हैंड वेल्डिंग का उपयोग हम ज़्यादातर वर्टिकल वेल्डिंग के केस में करते हैं और बाकी के सारे केस में बैक हैंड वेल्डिंग का उपयोग हम करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नोट करते हैं, फोर हैंड वेल्डिंग में ऐसे इट इज यूज्ड फॉर ओनली वर्टिकल डायरेक्शन वेल्डिंग, ओनली वर्टिकल डायरेक्शन वेल्डिंग। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इट इज यूज्ड फॉर, ये हमारा हॉरिजेंटल के लिए भी होता है और ओवरहेड वेल्डिंग के लिए भी होता है, फॉर हॉरिजेंटल एंड ओवरहेड वेल्डिंग। तो इस तरीके से हम फोर हैंड में केवल वर्टिकल डायरेक्शन की वेल्डिंग करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों की वेल्डिंग करते हैं। अगर स्पीड की बात करें तो देखिए, अगर परसेंटेज में स्पीड की बात करें तो फोर हैंड वेल्डिंग का स्पीड, फोर हैंड वेल्डिंग की स्पीड ड्यू टू, जब वर्कपीस हमारा मेल्ट होगा तो वर्कपीस मेल्ट होने की वजह से स्पीड ज़्यादा होगी, तो इसलिए फोर हैंड वेल्डिंग की स्पीड लगभग 20 से 25% ज़्यादा होती है बैक हैंड से। तो ऐसे देखिए, हाई वेल्डिंग स्पीड 20 to 25% देन बैक हैंड वेल्डिंग। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, लो वेल्डिंग स्पीड देन फोर हैंड वेल्डिंग। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारा फोर हैंड और बैक हैंड वेल्डिंग में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, और जितने पॉइंट हमने बताए सब आपके बेसिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब इसमें हमने आपको एक बात बताई थी, थीटा की वैल्यू, तो एक नोट पॉइंट करके पहले देख लीजिए। देखिए, जब हम फोर हैंड वेल्डिंग कर रहे थे तो थीटा की वैल्यू फिर से रिपीट करा दे रहे हैं, इसमें थीटा वन की वैल्यू 60 से 70 डिग्री होती है और थीटा टू की वैल्यू 30 से 40 डिग्री होती है। बैक हैंड में थीटा वन की भी वैल्यू 40 से 50 होती है और थीटा टू की वैल्यू भी 40 से 50 होती है। लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें, कभी मान लीजिए आपसे एग्जाम में ये ना पूछे कि फोर हैंड वेल्डिंग है कि बैक हैंड वेल्डिंग है, केवल ये पूछ ले कि इन जनरल टॉर्च एंगल विल बी हाउ मच, तो उस समय हम क्या करेंगे, एक एवरेज एंगल जो लेते हैं वो 30 से 45 डिग्री रखते हैं। एक बेटर वेल्डिंग प्रोसीजर के लिए जो हम टॉर्च एंगल लेते हैं वो 30 से 45 डिग्री लेते हैं और इलेक्ट्रोड एंगल को भी, इलेक्ट्रोड नहीं सॉरी फिलर रॉड एंगल को भी 45 डिग्री रखते हैं। तो नोट पॉइंट ऐसा करके देखिए, इस तरीके से नोट पॉइंट हमारा है, इन जनरल केस टॉर्च एंगल इज 30 to 45 degree and rod angle is 45 डिग्री। तो इस तरीके से टॉर्च एंगल हमारा 30 से 45 डिग्री और रॉड एंगल हमारा 45 डिग्री होता है। तो चलिए, ये तो हमने देखा बेसिक डिफरेंस किसके बारे में, फोर हैंड एंड बैक हैंड वेल्डिंग के बारे में। इसको नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इस गैस वेल्डिंग के थ्रू किस टाइप के मटेरियल की वेल्डिंग करते हैं, और इस गैस वेल्डिंग में जो हमने रिक्वायर्ड एलिमेंट लिखा था, तो हमने रिक्वायर्ड एलिमेंट लिखा था एसिटिलीन और ऑक्सीजन। अगर हमारे पास ऑक्सीजन ना हो तो क्या हम वेल्डिंग को रोक देंगे या इसके रेफरेंस में किसी अनदर गैस का यूज करेंगे। अगर दूसरी गैस का यूज करेंगे तो कौन सी गैस का यूज करेंगे। सिमिलर उसी तरह अगर हमारे पास एसिटिलीन गैस ना हो तो उस समय इसके रेफरेंस में हम किसका यूज करेंगे। और नेक्स्ट बात यह है कि आप ये समझिए कि एसिटिलीन गैस हाईली फ्लेमेबल होती हैं। यह रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर, मतलब रूम प्रेशर और रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर प्रेशराइज करके हम किसी भी कंटेनर में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, सेल्फ इग्नाइट होकर बर्न होने लगेगी। तो इसीलिए इसको हम अब हाईली प्रेशर इसके अंदर रखेंगे तो ऐसी क्या चीज़ इसके अंदर हम मिलाएंगे जिससे हम एसिटिलीन गैस को इसके अंदर सेव करके रखेंगे। तो ये सब क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट वाइज इसके बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। तो ऐसे देखिए कुछ हम लोग थोड़ा सा नोट पॉइंट करके लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लेम के बारे में। तो नोट पॉइंट का मतलब अगर हम बात करें किस टाइप के वर्कपीस की वेल्डिंग हम गैस में करते हैं, तो सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे गैस का टार्च जल रहा है, फ्लेम जल रही है, तो चाहे ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिव हो चाहे ना हो हम सभी मटेरियल की वेल्डिंग कर लेंगे। दूसरी बात, अब ये हमारा मटेरियल जैसे स्टील हो गया और उस देखिए कास्ट आयरन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है, आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कास्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल है जिसकी वेल्डिंग हम आर्क वेल्डिंग से भी नहीं कर पाते हैं और हम रजिस्टेंस से भी नहीं कर पाते हैं। कोशिश करके हम थर्मिट वेल्डिंग से जोड़ लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सुटेबल अगर कास्ट आयरन होता है तो हम गैस वेल्डिंग से जोड़ पाते हैं। तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा पॉइंट वाइज नोट कर लेते हैं। देखिए गैस वेल्डिंग इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग सिमिलर एंड डिसिमिलर मेटल, सिमिलर एंड डिसिमिलर मेटल, ये हो गया। दूसरी बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, कास्ट आयरन की अगर वेल्डिंग करनी हो तो सबसे सुटेबल हमारा होगा गैस वेल्डिंग। फॉर वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन मोर सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की वेल्डिंग करनी हो तो ये हमारा सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा। अब देखिए कास्ट आयरन के बाद बाकी के जैसे हमारे मटेरियल हैं, स्टील हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया, लेकिन लेड और टीन को हम इससे वेल्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो हमारे क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। लो मेल्टिंग वर्कपीस के हम वेल्डिंग इस पर नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, देखिए लो मेल्टिंग वर्कपीस मटेरियल कह सकते हैं लाइक टिन एंड जिंक आर नॉट वेल्डेड बाय गैस वेल्डिंग। तो इस तरीके से गैस वेल्डिंग से हम लेड और टिन जैसे कुछ मटेरियल की वेल्डिंग हम नहीं कर पाते हैं। अब इसमें देखिएगा अगर हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो, सपोज करिए कि हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना हो, तो उस समय हम कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, तो उस समय या तो हम हाइड्रोजन गैस का उपयोग कर लेते हैं या तो हम
कोल गैस का उपयोग कर लेते हैं, जो कोयले से बनती है हमारी कोल गैस, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो व्हेन ऑक्सीजन आर when O2 are not available, then hydrogen and coal gas are used. हाइड्रोजन एंड कोल गैस आर यूज्ड। तो इस तरीके से हाइड्रोजन और कोल गैस का उपयोग हम कर लेते हैं जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होती है। अब उसके बाद जब हमारे पास एसिटिलीन गैस नहीं होती है तो उस समय हम मेथिल एसिटिलीन प्रोपेडाइन का उपयोग कर लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हेन एसिटिलीन आर नॉट, व्हेन C2H2 आर नॉट अवेलेबल, देन मेथिल एसिटिलीन प्रोपेडाइन आर यूज्ड। जब हमारे पास एसिटिलीन गैस नहीं होगी तो उस समय हम किस गैस का उपयोग कर लेंगे, ये देखिएगा, नोट करके रखिएगा, मेथिल एसिटिलीन प्रोपेडाइन गैस का उपयोग हम लोग कर लेंगे। मेथिल एसिटिलीन और प्रोपेडाइन का उपयोग हम लोग कर लेंगे। अब देखिए एसिटिलीन गैस हमारी क्या होती है, हाईली फ्लेमेबल होती है। रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर इसको हम कंप्रेस करेंगे तो उस समय इस एसिटिलीन गैस को हम एथिल मरकैप्टेन और गैस में मिक्स करते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये हमारी उसमें मिक्स हो जाएगी, तो ये बर्न नहीं होगी। लो टेम्परेचर या हाई प्रेशर पर भी ये बर्न नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। एसिटिलीन इज ए हाई फ्लेमेबल गैस। ऐसे देखिए, C2H2 इज ए हाई फ्लेमेबल गैस व्हेन स्टोरेज in cylinder when pressure is above atmosphere. Pressure is above atmosphere means ATM, यानी कि P ग्रेटर दैन ATM। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर प्रेशर हमारा होता है तो उस समय एसिटिलीन इज स्टोर्ड विथ देन C2H2 इज स्टोर्ड एंड मिक्स विथ। देखिए, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर इस एसिटिलीन, सीधी सी बात है, अगर हम एसिटिलीन को सिलेंडर में कंप्रेस करेंगे तो एटमॉस्फेयर से प्रेशर से ऊपर भरेंगे तभी इसमें सिलेंडर में भर पाएगी, नहीं तो फिर कहाँ गैस होगी ही नहीं। तो उस समय हम क्या करते हैं, इसको एसीटोन के साथ मिक्स कर देते हैं। तो एसीटोन क्या होता है, 25 गुना एसिटिलीन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है।
25 टाइम्स एसिटिलीन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हाई प्रेशर पर भी एसिटिलीन को प्रेशर फील नहीं होता है, तो वो क्या होती है, बर्न नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे मिक्स विथ कैल्शियम सिलिकेट विथ एसीटोन। कैल्शियम सिलिकेट विथ एसीटोन के साथ हम इसको क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, किसको, एसिटिलीन को, जिससे एसीटोन क्या होता है 25 टाइम्स ग्रेटर, मतलब 25 टाइम्स एसिटिलीन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। बिकॉज ऑफ एसीटोन absorb 25 टाइम्स एसिटिलीन, क्योंकि एसिटिलीन हमारा क्या करता है, 25 गुना एसिटिलीन को एसीटोन एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। अब दोनों का प्रेशर हम लोग देखते हैं कितना रखते हैं, एसिटिलीन सिलेंडर का प्रेशर कितना रखते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर कितना रखते हैं। तो लगभग 70 से 250 के आसपास हम एसिटिलीन गैस का प्रेशर रखते हैं। तो प्रेशर ऑफ C2H2 इज इक्वल टू 70 से 250 या कहीं कहीं 70 से 180, ये मतलब दो डेटा आपको दिखाता रहता है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो हमारा होता है वो लगभग 7 से, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारा होता है 7 से 30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से देखिए, इस ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर हमारा लो होता है और एसिटिलीन का ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एसिटिलीन की हमारी रिक्वायर्ड ज़्यादा होती है, इसीलिए एसिटिलीन को हम मोर क्वांटिटी में रखते हैं। अब क्या होगा, इस एसिटिलीन और ऑक्सीजन को यहाँ पे हम मिक्स कराएंगे कंबस्टन चैम्बर में। तो ये जो पाइप से हमारा जाएगा, एसिटिलीन जाएगा, कभी लो प्रेशर से जाएगा, कभी मीडियम प्रेशर से जाएगा और कभी हाई प्रेशर से जाएगा। तो इस तरीके से इस टॉर्च को इसके प्रेशर के अकॉर्डिंग भी हम लोग डिजाइन करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब टॉर्च के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा ये गैस टॉर्च कैसा होता है, कितने टाइप का होता है, और उसके बाद फिर उसके प्रेशर के अकॉर्डिंग हम लोग उसको डिजाइन करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा केवल प्रॉपर बेसिक नॉलेज हमारा है, किसके लिए, एसिटिलीन मतलब ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के लिए है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जब हम लोग गैस टॉर्च को डिजाइन करेंगे तो हमारा जो टॉर्च होता है वो किस तरीके से होता है। तो बेसिकली दो तरीके का टॉर्च होता है, एक हाई प्रेशर टॉर्च होता है और एक लो प्रेशर टॉर्च होता है। ये जो हमारी एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस जाती है उसके अकॉर्डिंग जो टॉर्च हमारा डिसाइड होता है, एक हाई प्रेशर होता है और एक लो प्रेशर होता है। चलिए उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा वेल्डिंग टॉर्च के बारे में देख लेते हैं। वेल्डिंग टॉर्च बेसिकली हम लोग दो तरीके की टॉर्च यूज करते हैं इसमें, एक लो प्रेशर और एक हाई प्रेशर।
लो प्रेशर और एक हाई प्रेशर, दोनों का डायग्राम देखिएगा। जैसे सपोज करिए कि इस तरीके से ये जो हमारी टार्च बनेगी, इसमें से ये जो हमारा एक तरफ ऑक्सीजन आएगा, फिर यहाँ से आने के बाद ये दोनों आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे नोजल हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर ऐसे देखें, इधर से ऑक्सीजन आएगी लो और इधर से एसिटिलीन हमारी जाएगी। दोनों आके यहाँ पे क्या करेंगे, मिक्स होंगे। यहीं पे हमारा सीसी होगा, कंबस्टन चैम्बर हमारा इसी को कहेंगे, सीसी मतलब कंबस्टन चैम्बर। देन हमारी गैस आगे जाकर इधर बर्न होगी नोजल के थ्रू। ये जो कंबस्टन चैम्बर अलग से लगा है, लो प्रेशर में ये कंबस्टन चैम्बर अलग से नहीं होता है। अगर हम बात करें हाई प्रेशर की, तो हाई प्रेशर में हमारा क्या होता है, इस तरीके का सपोज करिए ऐसा हमारा ये ट्यूब आएगा। अब ये ऐसा बनेगा और उसके बाद यहाँ पर भी एक जो टिप होता है, ये इंटरचेंजेबल टिप होता है, ये याद रखिएगा। इसके ऊपर एक इंटरचेंजेबल टिप लगा होता है, ताकि ऐसा लगाते हैं जिससे जब ये टिप खराब हो तो केवल इस टिप को ही हम चेंज कर दें, पूरी गैस टॉर्च हमारी बेकार ना जाए। उसे हम लोग इंटरचेंजेबल टिप बोलते हैं। चलिए, तो अब ये क्या होगा, इधर से हमारी हाई प्रेशर ये O2 जाएगी, हाई प्रेशर O2 जाएगी और इधर हमारा क्या होगा, एसिटिलीन जाएगा। दोनों आएंगे और जब दोनों आएंगे तो सेपरेट ये क्या करेंगे, इस कंबस्टन चैम्बर में आएंगे। यहाँ पर एक कंबस्टन चैम्बर होगा, इसे हम लोग बोलेंगे कंबस्टन चैम्बर। इस कंबस्टन चैम्बर में आएंगे और यहाँ पर दोनों देखें, इस तरीके से ऐसे ही आएगा और ऐसे ही आएगा और यहाँ पे ये क्या करेगा, दोनों को मिक्स करेगा, फिर मिक्स करके फिर आगे वो बढ़ा देगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंबस्टन चैम्बर यहीं पे मिक्स होगा, फिर इसको ये आगे बढ़ा देगा। तो इस तरीके से दो तरीके की हमारी वेल्डिंग टॉर्च होती है, एक लो प्रेशर होती है और एक हाई प्रेशर होती है। लो प्रेशर में ऑक्सीजन प्रेशर विल बी लेस देन ऑलवेज एसिटिलीन प्रेशर। ये नोट पॉइंट कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है ना। ऑक्सीजन प्रेशर, ऑक्सीजन प्रेशर इज always less than acetylene pressure। एसिटिलीन प्रेशर। और हाई प्रेशर में हमारा क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन एसिटिलीन प्रेशर। अब अगर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब जो गैस की जो यहाँ फ्लेम बनेगी उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा और टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो जब इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ज़्यादा होगा तो उस समय ये क्या करेगी, यहाँ वेल्ड ना करके इस मटेरियल को मेल्ट करना शुरू कर देगी। तो इसीलिए देखिए इस टॉर्च का उपयोग हम लोग दो जगह पे करते हैं, एक तो मटेरियल को काटने के लिए और दूसरा मटेरियल को वेल्ड करने के लिए। जब वेल्ड करने के लिए करते हैं तो उसे हम गैस वेल्डिंग कहते हैं और जब काटने के लिए करते हैं तो उसे हम गैस कटिंग कहते हैं। तो हम मैक्सिमम हाई प्रेशर का उपयोग गैस कटिंग में करते हैं, या मोटी थिकनेस का वर्कपीस अगर हो तो उसकी वेल्डिंग के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, यूज फॉर थिन प्लेट वेल्डिंग। यह थिन प्लेट वेल्डिंग के उपयोग के लिए किया जाता है और इसका उपयोग हम करते हैं यूज फॉर
मैक्सिमम गैस कटिंग and also used for thick plate welding. तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है गैस वेल्डिंग का। अब हम लोग क्या करेंगे, जब नेक्स्ट, इसका नेम जरूर याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरचेंजेबल टिप। इंटरचेंजेबल टिप जो यहाँ पे लगा होता है। तो इस तरीके से जब इसका नोजल हम पूरा देखेंगे तो ये थोड़ा सा आगे की ओर ऐसा बढ़ा होता है। कंप्लीट अगर इसको हम बनाना चाहें तो ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसे प्रेशर को इसको बढ़ाएगा। देखिए ये प्रेशर बढ़ाता है और उसके बाद ये नोजल हमारा ऐसा हो जाता है। जब ऐसा हो जाता है तो इसी के ऊपर हमारा ऐसा इंटरचेंजेबल टिप लगा होता है इस तरीके से। इसी को हम लोग इंटरचेंजेबल टिप कहते हैं। इंटरचेंजेबल टिप, इसका उपयोग इसलिए करते हैं कि जब ये खराब हो जाए तो यही टिप को चेंज कर दें और बाकी टॉर्च हमारी सेफ रहें। तो इस तरीके से बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये जो फ्लेम हमारी बनेगी इस तरीके से, देखिए जो फ्लेम हमारी बनेगी, सपोज करिए कि ये हमारी टॉर्च है, तो यहाँ से ये जो फ्लेम बनेगी ये कुछ हमारी ऐसी फ्लेम बनेगी। अब इस फ्लेम पे कई तरीके की फ्लेम हमारी होगी, कुछ ऐसी होगी और कुछ ऐसी होगी। तो हम इन सब का इनर कोन, इंटरमीडिएट कोन एंड आउटर कोन या आउटर इन्वॉल्व और इनके इंटरनल टेम्परेचर के बारे में जानेंगे। इस फ्लेम के टाइप के बारे में भी जानेंगे, कितने प्रकार की फ्लेम होती है, कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और न्यूट्रल फ्लेम, इनका टेम्परेचर कितना होता है, इनका ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो कितना होता है, किस मटेरियल की वेल्डिंग के लिए ये सारी फ्लेम हमारी यूज की जाती हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फ्लेम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।